हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू लिटरेचर लोग। माय डियर, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं अपने चैनल पे डिफरेंट ऑथर्स के। तो आज हम मिल्टन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। बट अगर आप देखें कि चैनल पे मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मोर देन 100 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आप इनकी नंबरिंग पे मत जाइए, क्योंकि नंबरिंग जो है वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग पड़ी हुई होती है। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड in the year 1652 what other event is peculiar in the year, यानी कि in same year यानी 1652 में और कौन सा इंसिडेंट हुआ था। ऑप्शन ए है पब्लिश्ड कॉमर्स, बी है मैरिड या उनकी शादी हुई थी, सी है हिज वाइफ डाइड, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। सॉरी मेरी आवाज के लिए, एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा जुकाम हो गया था। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन मैं वीडियोस मिस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कमिटमेंट है तो डालना ही है, बनाना ही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिज वाइफ डाइड। एक्चुअली उन्होंने 3 मैरिजेस की थी, 3 शादियां की थी। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो डेथ किसकी होती है, तो उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ होती है। किसकी डेथ होती है? मैरी पॉवेल, राइट। 1652 में इनकी डेथ होती है। और अगर बात किया जाए कि सेकेंड टाइम इन्होंने कब शादी की थी, तो 1656 में, यानी देखिए कितने साल का गैप था। इतने ही साथ में इन्होंने अपनी सेकंड मैरिज कर ली थी, जो कि किससे थी? कैथरीन से थी, ठीक है। और कैथरीन की डेथ भी जो है वो 2 साल के बाद हो जाती है, यानी कि अगर बात किया जाए तो 1658 में किसकी डेथ हो जाती है? कैथरीन की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड वाइफ के बारे में, कि इनकी तीसरी वाइफ जो थी उनसे शादी कब होती है। तो उनसे इनकी शादी होती है 1663 में, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था एलिजाबेथ म्यूनसिल। क्या नाम था? एलिजाबेथ म्यूनसिल, राइट, ये इनका नाम था। और ये मतलब कि जिंदा रहती हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। तो ये आप इनकी 3 शादी देख लीजिए। फर्स्ट जो मैरिज है वो मैरी पॉवेल से होती है, ठीक। सेकंड जो है वो आपको मैंने बताया ही 1656 में कैथरीन से होती है, और थर्ड जो है 1663 में एलिजाबेथ से होती है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। किसके मेमोरी में लिसिडस लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। सर क्रिस्टोफर मिल्टन, बी एडवर्ड किंग, सी ऑर्थर ह्यूज क्लॉ एंड ऑर्थर हालम। किसके द्वारा? जस्ट एक सेकंड में देख लूँ वॉइस की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है, क्योंकि एक्चुअली कई बार क्या होता है कि पूरा वीडियो बन जाता है और कहीं डिफ़ॉल्ट की वजह से पूरी वीडियोस में वॉइस ही नहीं होती है। तो मतलब सच में लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसमें फिर से पूरी मेहनत करनी होती है, इसलिए चेक कर लेना बेटर कॉल है। चलिए तो बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मेमोरी में इन्होंने लिखा था। और ये जो लिसिडस है, इसके अगर जॉनरा की बात किया जाए तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक पैस्टोरल एलिजी है। एंड मैं ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये मानकर चल रही हूँ कि जिन लोगों का बेस बिल्कुल जीरो है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लेकर मैं चल रही हूँ। इसी वजह से मैं ईजी क्वेश्चंस को भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकी डेथ कैसी हो गई थी? आयरिस सी में डूब जाने के कारण इनकी क्या है? डेथ हो गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हु रोट एंड अबाउट हुम? किसने लिखा है और किसके बारे में? द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ऑप्शन ए है मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, या फिर बी कीट्स अबाउट मिल्टन, या फिर ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी मिल्टन अबाउट स्पेंसर।
किसके बारे में है, किसके मतलब बारे में है और किसने लिखा है, ये आपको बताना है। कर दिया आपने कमेंट? जी हाँ, आपको कमेंट भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है। प्लीज एक्टिवली परफॉर्म कीजिए और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो राइट आंसर लगता है उसको जरूर लिखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के बारे में, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। ठीक है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से ऑलरेडी। तो ये किस में है? लंदन 1802 में। और पूरी पोएम को भी मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे से। ये एक्चुअली इस पोएम में ये यही कहते हैं कि मिल्टन, आपको इस समय इस एज में यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लैंड है ना वो बिल्कुल एक दलदल भूमि की तरह हो गया है। आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल स्टार की तरह है, मतलब आपको यहाँ होना चाहिए, एक होल सोल आप ये कह लीजिए। तो वो ये याद कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ जी मिल्टन की इंपॉर्टेंस को, मिल्टन को याद कर रहे हैं कि वो इस समय में होते। इसका एक और टाइटल भी है, इसका एक और टाइटल क्या है? टू मिल्टन। क्या है? मिल्टन। तो जो भी आप पोएम, सोनेट या कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं, अगर उसका कोई अदर टाइटल है तो वो भी डेफिनेटली आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कब पब्लिश हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1657, बी है 1637, सी है 1671 और डी है 1667। तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो बताना ही नहीं है, वेल नोन है कि ये क्या है, ये एक एपिक पोएम है एंड इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। और ये जो एक एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ ना, ये एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चंस के होते हैं, यानी ये एक एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्ट। तो आपको इनको मतलब कि जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए तो 1667 राइट है, और ये इसका ओरिजिनल वर्जन है, यानी कि जो पहली बार आया था, पहली बार पब्लिश हुई थी, ये वो डेस्ट है, यानी फर्स्ट वर्जन है। तो फर्स्ट वर्जन ये कितनी बुक्स में आया था, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो इट इज इन 10 बुक्स, ये 10 बुक्स में आया था। और उसके बाद जब इसका सेकेंड वर्जन आया है, ठीक है, सेकेंड वर्जन जब आया है तो वो कब आया है? जो सेकेंड वर्जन है वो आया है 1674 में विथ 12 बुक्स। बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ये 12 बुक्स में जो है वो कब पब्लिश हुआ, ये पूछा जा सकता है, या कितनी बुक्स है पैराडाइज लॉस्ट में, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि ओरिजिनली जब ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था फर्स्ट वर्जन में, तब कितनी बुक्स थी। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से आपने ध्यान में रखनी है। चलिए हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली मैं आपको एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि आप लोग भी लिखते रहिए। उससे क्या होता है, जब आप लिखते हो ना, कोई भी चीज आप सुन रहे हो, ठीक है, और देख रहे हो, यानी कि आपका विजुअल काम कर रहा है, लेकिन जब आप उसको लिखते हो ना तो वो चीज एक ग्राफिक मेमोरी की तरह आपके दिमाग में सेव होती जाती है। तो लिखने से वो समझ लीजिए कि आप डबल एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका जो आंसर है या फिर उसके रिगार्डिंग जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको जरूर लिख दीजिए। उससे क्या होगा, आपके साथ जो और बच्चे हैं उनका भी नॉलेज जो है बढ़ेगा। तो थीम ऑफ एरियोपैगेटिका इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो क्या थीम है? लिबर्टी ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑप्शन नंबर सी है सैंक्शन ऑफ प्रेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सैंक्शन ऑफ पॉलीगैमी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, बहुत ही इजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है एरियोपैगेटिका। और ये जो एरियोपैगेटिका है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये कैसा, इसका जॉनरा क्या है। तो ये क्या है, ये एक प्रोज ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको बोलो प्रोज पॉलेमिकल ट्रैक्ट, राइट, प्रोज पॉलेमिकल ट्रैक्ट है ये, जो कि बात करता है लाइसेंस, मतलब अपोज करता है एक तरह से जो लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप थी, ठीक है, प्रेस की, उसको ये अपोज करता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में ये बात करता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। इन सारी वर्क में से कौन सा मिल्टन का फेवरेट वर्क था, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, इसमें जनरली एग्जाम में आ जाएगा, जिनको नॉलेज है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनको गैस करना है या कंफ्यूजन है तो वो जनरली क्या गैस करेंगे, आप बताइए।
ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, बी पैराडाइज रीगेन, सी सैमसन एगोनिस्ट या फिर डी नन ऑफ दीज। पैराडाइज लॉस्ट कैस करेंगे लोग क्योंकि ये इनका एपिक वर्क है, इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि फेमस वर्क भी था, इतना सक्सेसफुल भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिल्टन का जो फेवरेट वर्क है वो पैराडाइज रीगेन्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अब हम जो है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं पैराडाइज रीगेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि पैराडाइज रीगेन जो है उसमें कितनी बुक्स हैं, तो 4 बुक्स हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में पूछता है तो आप बताते हो 12 बुक्स हैं, ठीक है, सेकंड वर्जन में जो आई थी। तो लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैराडाइज रीगेन में कितनी बुक हैं, 4 बुक हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ ये पब्लिश कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो पब्लिशिंग ईयर है दैट इज 1671 और किसके द्वारा पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, जॉन मैकॉक के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मैकॉक के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये चीज, ये फैक्ट आप याद रखोगे। यहाँ से देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं तो इनको जरूर आप साथ के साथ लर्न करते चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जाता है पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल है वो क्या है, तो आप बताते हो इसकी स्टाइल क्या है, ग्रैंड स्टाइल है, ठीक है, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में जो है ये लिखा गया है, राइट। लेकिन अगर आपसे पैराडाइज रीगेन का पूछे तो पैराडाइज रीगेन का क्या आप बोलोगे, फेयरली प्लेन स्टाइल है, मतलब बहुत ही प्लेन तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको लिखा गया है। और वो तो महाकाव्य है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जैसे कि इन्वोकेशन वगैरह किया है और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया है। लेकिन जो पैराडाइज रीगेन है वो कैसा है, उसका स्टाइल बिल्कुल ही प्लेन स्टाइल है। तो ये इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। आई होप आपको ये जो मेरा वे है, वे ऑफ टीचिंग, ये आपको पसंद आता होगा क्योंकि ये एक्चुअली मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है क्या करना चाहिए, एलैबोरेट करना चाहिए, समझाना चाहिए ताकि जो है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील नहीं करूँगी, डील इन द सेंस मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट 1 स्लाइड पहले मैंने बहुत ही अच्छे से समझाकर पूरा डिटेल में डील किया है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत लंबे डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज आप भी कहोगे कि क्वेश्चन को बार बार डील करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया था इस वजह से मुझे डालना पड़ा। तो क्वेश्चन का है, थोड़ा सा हिंट दे दूंगी आपको, नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्पेयर और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्विट अस इन डेथ सो नोवेल। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है पैराडाइज रीगेन, ऑप्शन नंबर बी है पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है सैमसन एगोनिस्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। फटाफट से आपको इसको आंसर करना है। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सैमसन एगोनिस्ट हो जाएगा। और ये जो सैमसन है ना वो बोलता है, क्या बोलता है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर, ठीक है, आंसू के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है इस तरह से। और छाती पीटने के लिए, विलाप करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए दिया है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सोचा था नहीं पूरा डिस्क्राइब करूंगी लेकिन फटाफट से जल्दी बता दूंगी, बहुत टाइम नहीं लूंगी। नथिंग इज हियर फॉर टीयर यानी आंसू के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, छाती पीटने के लिए, विलाप करने के लिए, रोने के लिए यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक। नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्पेयर और ब्लेम, ना ही कोई अवमानना है, तिरस्कार है या कोई बात है, ठीक है, लेकिन अच्छी और निष्पक्ष, ठीक, लेकिन अच्छी और निष्पक्ष, नॉट वेल एंड फेयर। तो ये बातें कौन बोलता है, ये बोलता है सैमसन, मतलब कि ये सैमसन एगोनिस्ट प्ले से है कि यहाँ पर रोने धोने के लिए, आंसू के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी से मैंने समराइज करने की कोशिश की है।
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइंस आ सकती हैं, तो इसीलिए क्योंकि मैंने ये सोच के कर दिया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है वो वीडियो भी पर्टिकुलरली जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था उसको देखा ही हो सबने, हो सकता है किसी का ये फर्स्ट वीडियो हो मेरे चैनल पे, तो इसको एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म पूछ रहा है, आप कह सकते हो जॉनरा पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब आप सोचोगे कि मैं हर क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट ही बोल रही हूँ, तो जी हाँ, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड का, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस क्या है, PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि टेंडेंसी है TGT PGT की कि वहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते हैं। तो वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। ऑप्शन ए है अ मास्क, बी है एन एपिक, सी है अ पास्टोरल एलिजी एंड डी है अ सोनेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मास्क, यानी कि कॉमर्स इसका प्रेजेंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और मतलब कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा आप बोल सकते हो कि ये पूछा जाता है कि क्या है इसका फुल, तो मतलब मास्क इन ऑनर एंड चैस्टिटी, इसको आप बोल सकते हो। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑब्वियसली जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया है, और इसको प्रेजेंट किया गया था किसके सामने? जो जॉन ईगर्टन है, मैं इनका नाम लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाए। जॉन ईगर्टन, ये क्या थे? ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, ठीक, एट ल्यूडल कैसल, ल्यूडलो कैसल में ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजगेट थे, और इनकी जो पोस्ट थी अर्ल की, ठीक है, इसी को परफॉर्म करने के लिए, या आप कह लीजिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि एज अ लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स थे ये, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए इनके सामने 1634 में, कब? 1634 में इसको क्या किया गया था? परफॉर्म किया गया था। क्योंकि देखिए आप इसका मैंने बताया ना कि पूरा क्या है, कॉमर्स इज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, ठीक है। तो किसके सामने परफॉर्म किया गया था? नाम याद रखेंगे आप, जॉन ईगर्टन के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट क्या थी? उनको पोस्ट मिली थी फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट ल्यूडलो कैसल, ठीक है। और इनकी ये जो अर्ल की पोस्ट थी, यानी कि लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स जो थे, इसी को जिसे बोलते हैं कि सेलिब्रेट किया गया था, और इसलिए इनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था 1634 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू मी, इस वजह से मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि किसके सामने परफॉर्म किया गया था। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लगा हो, कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो, तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? whom मिल्टन कंसिस्ट हिज मास्टर इन पोइट्री। पोइट्री में वो अपना मास्टर किसको मानते हैं, किसको कंसीडर करते हैं? ऑप्शन ए है चौसर, बी है शेक्सपियर, सी है जॉन डन एंड डी है स्पेंसर। किसको करते हैं वो? तो ऑब्वियसली किसको करते हैं? स्पेंसर को करते हैं वो अपना मास्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना, इसमें एज सच कुछ डिटेल बताने के लिए है नहीं, है ना, कुछ डिस्क्रिप्शन लायक चीज़ नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम ईयर याद कर लेते हैं, लेकिन हमको पूरा याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह से पूछ देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो देखिए काफ़ी अंतर दिया है, अप्रैल, अगस्त, जून। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ऐसे दे देता है, मैंने ऐसे तक देखा है कि जैसे 9 दिसंबर दिया हुआ है ना, 9 दिसंबर 1608 है, तो इसी के आसपास का दे देगा, जैसे कि 15 दे देगा, 15 दिसंबर। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका डी, 9 दिसंबर 1608। अब मैंने यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया था, बता दिया था, इस वजह से सारे ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़े हैं। आप इसका प्लेस भी याद रखोगे, या तो यानी ये तो इनकी क्या हो गई, बर्थ हो गई, यानी बर्थ डेट हो गई, ठीक, यानी DOB हो गई। लेकिन DOP यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी, आपको क्या याद रखना है, आपको प्लेस भी याद रखना है। क्या याद रखना है? प्लेस याद रखना है। प्लेस क्या था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वेल नोन है, सभी को पता है, बता दे रही हूँ, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ओ माय गॉड
देखिए जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ही लिया। मुझे पता होता तो मैं वहां पर बताती ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ है? ये देखिए प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ब्रिस्टल, यॉर्कशायर, लिवरपूल या फिर ऑप्शन नंबर डी लंदन। अब कई बार यहाँ पर जैसे लंदन, लिवरपूल ये सब दे दिया है, कई बार क्या है आपसे ये पूछ देता है, यानी कि बहुत छोटी सी प्लेस जो है उसका नेम पूछ लेता है, जो कि है ब्रेड स्ट्रीट। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ है, ब्रेड स्ट्रीट भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लंदन। यहाँ पे लंदन दे सकता है या फिर इंग्लैंड दे सकता है, ठीक है, इंग्लैंड दे सकता है, या ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड दे सकता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे क्योंकि ये इनका होल एड्रेस है कि ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। ठीक, तो बढ़ लेते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन हुज मेमोरी डिड मिल्टन राइट? किसकी मेमोरी में मिल्टन ने ये लिखा है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सैंड? ऑप्शन ए ओलिवर क्रॉमवेल, सॉरी वो एक्चुअली गले में थोड़ी सी है ना खराश है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी। बट पेपर आने वाला है तो कोर्स में जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, इस वजह से मुझे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। ऑप्शन ए है ओलिवर क्रॉमवेल, बी कैथरीन वुडकॉक, सी मैरी पॉवेल और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स फर्स्ट। किसके लिए उन्होंने ये लिखा है? 52 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग। कर रहे हो ना आप? ये बढ़िया आराम से धूप ले रहे हो और सो रहे हो, लेट कर देख रहे हो आप लोग। चलिए कमेंट करिए यार, आप कमेंट करोगे तभी तो अच्छे से है ना पढ़ने में मजा आएगा। जी हाँ, क्या आप सोच रहे हो चार्ल्स के बारे में लिखा नहीं उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात है? स्पाउस के बारे में बात है। तो स्पाउस मीन्स क्या होता है? वाइफ यानी कि पत्नी, लेट मतलब गुजरी हुई, मरी हुई, जिसकी मृत्यु हो गई है, उस पत्नी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कौन है इनकी? मैरी पॉवेल एंड कैथरीन वुडकॉक, दोनों की डेथ हो गई थी। लेकिन क्या वो मैरी पॉवेल के बारे में ऐसा लिखेंगे? नहीं, क्योंकि मैरी पॉवेल से तो उनकी पटती ही नहीं थी। इनसे तो इन्होंने डाइवोर्स लिया था और इसी वजह से इन्होंने डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा था। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन वुडकॉक, ठीक है, जो कि इनकी जिंदगी में 2 साल तक थी, केवल 2 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो कैथरीन वुडकॉक की मेमोरी में ही इन्होंने ये लिखा है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सैंड। ठीक, ये लिखा है इन्होंने। बाकी ईयर वगैरह तो लास्ट अभी आपको बता ही दिया था कि इनके डेथ कब होती है। शादी करते हैं 1656 में और डेथ हो जाती है 58 में, 1658 में इनकी वाइफ की। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? 3 शादियां? हाँ जी, उन्होंने 3 शादियां की थी भाई, मर्जी है उनकी, कर सकते थे। अभी तो है नहीं कि आप जाके कुछ करोगे। खैर चलो पढ़ लो आप भी। In which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? किसमें उन्होंने अपने किस वर्क में प्रमोट किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अपोज किया था लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप को? देखिए ऑप्शंस में कई बार आपसे देखिए क्या पूछ लेता है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि एरियोपैगितिका की थीम क्या है, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर ऑप्शन में अपोज लाइसेंसिंग या सेंसरशिप भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, आपसे पूछ लिया थीम दे करके, आपसे वर्क का नाम पूछ लिया। इसीलिए हर तरीके से तैयार रहना है, क्वेश्चन को हर एंगल से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए पैराडाइज रीगेन, यार मैंने सही आंसर तो बता दिया, तो क्या पढ़ूं? एरियोपैगितिका है ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस, कितनी बुक्स हैं भैया पैराडाइज लॉस्ट में? बता बता के मैं थक गई हूँ, आप बताओ। नहीं बताने वाली मैं इसका आंसर, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था यार। अगर पूछे ओरिजिनली कितनी बुक हैं तो आप 10 बोलोगे। अगर सिर्फ बुक्स पूछता है तो क्या आप आंसर करोगे? 12 बुक्स आंसर करोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इससे पहले जो वीडियोस पढ़ा था, उसमें मैंने आपसे बोला था ये जो 10 बुक्स है ना, इन्हीं 10 बुक्स में से किसी 2 बुक को
मतलब 2 भाग में डिवाइड करके 12 बुक्स बनाया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मिल्टन ने 10 बुक्स पहले लिखी थी, बाद में 2 बुक और लिखी तो 12 बुक हुई, ऐसा नहीं है। 10 बुक ही थी, उसमें ही उन्होंने जो बुक नंबर 7 थी और बुक नंबर 10 थी, उसी 2 बुक को उन्होंने क्या कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बांट दिया था। कौन सा, आप यहाँ नोट कर लो, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कुछ लोगों ने मुझे बताया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने नहीं बताया है वो लोग इसको नोट कर लीजिए। बुक 10, इन्हीं दोनों को इन्होंने क्या किया था, स्प्लिट किया था, 2 भाग में डिवाइड किया था, स्प्लिट किया था, राइट। तो ये कितनी बुक्स बन गई थी, 12 बुक्स बन गई थी। तो ये आपका होमवर्क था जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया, बुक नंबर 7 एंड बुक नंबर 10 याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसमें लिखा हुआ है। ऑप्शन ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी राइम्ड वर्स एंड डी नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दी अबव। एक्चुअली सॉरी, मैंने अब कैसे बोला अभी, मतलब क्या हो जाता है। चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो। तो सी ब्लैंक वर्स, राइट। अब ब्लैंक वर्स क्या है, वर्स क्या होते हैं, स्ट्रेंजा क्या है, मीटर क्या है, सारी चीज़ें, लिटरेरी फॉर्म क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है, सारी चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं माय डियर। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। जब आप इस फैमिली का पार्ट बन जाओगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लोगे, इसका कोई चार्ज नहीं है, यू ऑल नो वेरी वेल। तो इससे क्या है, अभी आपको लगेगा मैंने एक चैनल देख लिया, चलो ठीक है वो मुझे अच्छा लगा, जब जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा। कई बार क्या होता है हम नेम मिस कर जाते हैं चैनल का, तो हम ढूंढ नहीं पाते। इस वजह से अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको जाती रहेगी, तो जब आपको जरूरत होगी आप आराम से देख लोगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए माय डियर। एंड वीडियोज, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी ख़राब तबीयत में भी आप लोगों के सामने बैठने की, बात करने की। अभी तो जब हम लोग लाइव सेशंस लेना स्टार्ट करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, लिटरली लाइव पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं कि अभी मैं लाइव नहीं जा सकती हूँ, लेकिन हाँ जैसे ही मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा मेरे लिए लाइव जाने के लिए, वैसे ही हम लाइव आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि तब 2 वे हो जाता है, आप मुझसे कुछ बात करते हैं, मैं कुछ आपसे बात करती हूँ, तो वो एक अलग ही मतलब कि एक ऑफलाइन का एहसास देता है, ऐसा लगता है जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अभी तो फिलहाल आपको अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगती है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करने की कोशिश करूंगी। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लैंक कोर्स है शॉर्ट में बता दे रही हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये होता है अनराइम्ड, यानी कि ये राइम्ड नहीं होता पर्टिकुलरली, तो अनराइम्ड वर्स होता है इन आइएम्बिक पेंटामीटर, इन आइएम्बिक पेंटामीटर। अब ये पेंटामीटर क्या है, पेंटा मीन्स होता है 5 और मीटर मीन्स होता है मीटर, यानी कि 5 मीटर। कैसा 5 मीटर, आईएम। आईएम क्या होता है, 2 सिलेबल होते हैं इसमें, एक अनस्ट्रेस्ड होता है जिसका मार्क हम इस तरह से दे सकते हैं, और स्ट्रेस होता है उसका मार्क हम ऐसे देते हैं। तो यानी 2 सिलेबल होंगे, एक अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। इस तरह का जब 5 पैटर्न बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। और वो अनराइम्ड वर्स में होगा, उसकी हर लाइन राइम करें ऐसा जरूरी नहीं है, राइम नहीं करती हैं लाइंस, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, अनराइम्ड वर्स इन आइएम्बिक पेंटामीटर, इन शॉर्ट ब्लैंक वर्स। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, द फेमस लाइन what thought the field be lost all is not lost is spoken by, बहुत फेमस कैरेक्टर है जिसके द्वारा बोला गया है। ऑप्शन ए है एडम, बी सैटर्न, सी ईव एंड डी है बेल्जेबब। क्या है राइट आंसर, आप बताइए किसने बोला है, किसकी ये लाइन है। जी हाँ बिल्कुल सही, किसकी लाइन है ये, शैतान की यानी कि सैटर्न की। What though the field be lost, क्या हुआ अगर ये जगह, ये फील्ड लॉस्ट हो गई, खो हो गई, यानी कि हेवन जो है वो खो गया, तो क्या हुआ, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं छीन गया, सब कुछ नहीं खो गया।
ठीक है, यानी कि उसका मोरल देखिए कितना हाई है। अभी आगे वो बोलेगा, बहुत सारे उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट को भी हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको 12 बुक्स की समरी बता के आगे निकल जाऊंगी, नहीं भैया, पूरे कैरेक्टर्स बताऊंगी, समरी बताऊंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन्स बताऊंगी, सिर्फ बुक 1 की नहीं, हर बुक की, हर बुक में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी बताऊंगी। इसलिए तो बोल रही हूँ ना, पार्ट बन जाइए इस फैमिली का। मिल्टन, वैसे भी देखिए जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो क्यों ना हमारे चैनल की भी थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ा ली जाए। मिल्टन बिगेन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। बुक 1 किसके साथ वो स्टार्ट करते हैं? क्या लैमेंट, दुख प्रकट करते हुए स्टार्ट करते हैं, या फिर सोलिलोक्वी के साथ स्टार्ट करते हैं, या फिर इन्वोकेशन के साथ, या रेफ्रेन के साथ? किसके साथ वो स्टार्ट करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आपने पढ़ा होगा बुक 1 आप स्टार्ट भी करते हो, आपके LT के सिलेबस में भी है, तो LT भी मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत डिटेल से, लेकिन इसको कवर कर लूंगी। तो अब LT तो पढ़ने में और मजा आता है ना, क्योंकि उसमें डेफिनेटली एक एक वर्क को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मीन्स क्या होता है? आवाहन। जैसे हम ईश्वर का आवाहन करते हैं ना, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, उसी तरह से जॉन मिल्टन भी जो है क्या कर रहे हैं? आवाहन कर रहे हैं। ठीक, यानी कि ये जो है वो किसके साथ होता है? इन्वोकेशन के साथ स्टार्ट होता है। ये म्यूज का आवाहन करते हैं, म्यूज की प्रेयर करते हैं, ठीक, म्यूज को बुलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। फेमस लाइन किसकी है? द वर्ड दैट कंप्लीटेड द फेमस लाइन। ओ माय गॉड, लाइन किसकी है ये नहीं पूछ रहा भैया, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको भरना है, क्या होगा? Better to reign in hell than serve in heaven. Option A sky, B heaven, C earth and D moon. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? Better to reign in hell than serve in heaven. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑब्वियसली इसका राइट आंसर B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेवन, यानी कि, और ये किसके द्वारा बोली गई लाइन है? ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आज उसको भी बता देती हूँ, उसका आंसर दे देती हूँ। ये है सैटर्न के द्वारा बोली गई लाइन। सैटर्न बोलता है कि जो हेवन है वहां पर सर्व करने से, यानी दूसरे की गुलामी करने से, सेवा करने से तो बेहतर है कि हेल में, नर्क में रेन किया जाए, यानी कि शासन किया जाए। किसी की गुलामी करने से, किसी की बात मानने से, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो, उससे तो बढ़िया है क्या किया जाए? नर्क में शासन ही किया जाए। ठीक, ये लाइन्स किसकी हैं? सैटर्न की हैं। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप देखिए, आपको मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस मतलब इस तरह से नहीं याद करनी है। मैं आपको बताती हूँ ना कि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस जो है कैसे कीवर्ड से याद करनी है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर कीवर्ड से अगर याद किए होते कि रेन इन हेल एंड सर्व इन हेवन, यही तो कीवर्ड यहाँ पे बनता है। अगर आप इससे याद किए होते तो आप फिल इन द ब्लैंक्स आराम से कर लेते। तो इसी वजह से हमेशा जब कोई भी लाइन याद करनी है ना, तो उसमें से उसका कीवर्ड पकड़ के उसको लर्न करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 59। बाई वॉट एज हैड मिल्टन बिगेन टोटली ब्लाइंड? किस एज पर मिल्टन जो है टोटली ब्लाइंड हो गए थे? देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक तो आपसे एज पूछ देता है, या फिर कई बार क्या पूछ देता है? ईयर पूछ देता है कि किस ईयर में ब्लाइंड हुए थे। तो ऑप्शन ए है 34, बी है 44, सी है 46 एंड डी है 56। बताइए। जी हाँ, बहुत ही बचपन से हमको पता है। जी हाँ, बचपन से पता है, क्योंकि 12th क्लास में हमने जब पढ़ी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, 12th क्लास में कोर्स में थी, तब से हमको पता है कि मिल्टन जो है वो 44 ईयर्स के एज में क्या हुए थे? ब्लाइंड हुए थे। और अगर ईयर की बात करें तो वो ईयर क्या था? वो ईयर भी आप नोट कर लीजिए, 1652 था। ठीक है, तो 1652 में ये ब्लाइंड हुए थे। तो आप जोड़ लीजिए, जब इनका जन्म हुआ था तब से कितने साल के होते हैं? 44 ईयर्स के होते हैं ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट कैसा वर्क है? ऑप्शन ए वर्स प्ले है, बी लिरिकल ड्रामा है, या फिर एपिक है, या डी शॉर्ट स्टोरी है? किस टाइप का ये जो है वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, आपको ये बताना है क्या है। बता दिए, गुड, वेरी गुड, वर्स प्ले, राइट। क्या है ये सैमसन एगोनिस्ट वर्स प्ले है। अभी इसके डिटेल में पहले ही हमने पूरा सब कुछ अच्छे से इसका ईयर वगैरह सब देखा था ना। तो चलिए, आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। एंड हाँ,
आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली रियली थैंक यू। यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं इतना मोटिवेटेड रहती हूँ। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सम्मान है, जिसकी वजह से मैं हमेशा वीडियो बनाने के लिए डेडिकेटेड रहती हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बस अपना मोटिवेशन हाई रखिए, अपना मोरल हाई रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम आए ना तो आपके चेहरे पे रिजल्ट के बाद बहुत बड़ी सी स्माइल हो। अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जिए और दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।